हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम राजस्थान की वन संपदा पढ़ रहे हैं। तो आज इसमें हम राजस्थान में जो वन संरक्षण है और जो वन्य जीव है उनके संरक्षण और संवर्धन यानी विकास की बात करेंगे। जब राजस्थान का निर्माण हुआ था एकीकरण के दौरान, उस समय राजस्थान में देखो 13% भाग पर वन थे। 13% भाग पे वन थे जब राजस्थान का निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान में 9.56% भाग पर वन है, यानी वन है वो कम हो गए हैं। राजस्थान का जो देखो एकीकरण है, निर्माण है, वो 1956 में कंप्लीट हुआ था। तो इस दौरान तो 13% क्षेत्रफल पर वन थे राजस्थान में, लेकिन वर्तमान में ये 9.56% भाग पे ही वन है, यानी वनों का संरक्षण नहीं किया जा रहा है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए इन वनों को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे सड़क बनाना है या कोई पुल का निर्माण करना है, रेलवे लाइन बिछानी है, या फिर कोई डैम या बांध बनाना है, या मनुष्य के आवास के लिए कोई आवासीय कॉलोनी बसानी है। इन सभी के लिए इन वनों को काट दिया जाता है, और वनों जो ये काटे जा रहे हैं इनका दुष्प्रभाव मानव पे अब पड़ने लगा है। अब वो जो दुष्प्रभाव है वो असर दिखाने लगा है। तो इन वनों का संरक्षण बहुत ही अधिक जरूरी है। अगर मानव सभ्यता को बचाए रखना है तो इन वनों का संरक्षण बहुत अधिक जरूरी है। तो इसी के संदर्भ में देखो राजस्थान ने अपनी वन नीति बनाई थी। वन नीति 2010, राजस्थान ने अपनी वन नीति बनाई थी 2010 में। तो यह है 17 फरवरी 2010। कि डेट को अच्छे से याद रखना कि 17 फरवरी 2010 को राजस्थान ने अपनी वन नीति बनाई थी कि वनों का जो संरक्षण करना है, जो किस तरह से संरक्षण करना है, और जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं इनको क्या सजा देनी है, क्या दंड देना है, इस तरह से अपनी नीति बनाई थी। और इसमें देखो वन संरक्षण की जो बात है वो सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे पहले वन संरक्षण की बात कही गई थी, और इसके लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है उनको अपनाया गया था। तो इसमें देखो जो वन संरक्षण है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसमें कुछ उपाय बताए गए हैं कि वनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। यानी नियंत्रित एवं उचित विधि से कटाई। वनों की जो कटाई वर्तमान में होती है वो वैज्ञानिक विधि से नहीं होती है, अनियंत्रित कटाई होती है। यानी जो वनों की कटाई है वो वैज्ञानिक विधि से होनी चाहिए, ताकि वन है वो अधिक समय तक रह सके और वनों का विनाश ना हो, और लकड़ी और वनों से जो प्राप्त होने वाले पदार्थ है उनका हम अच्छे से उपयोग कर सकें। दूसरा है कि वनों का आग से बचाव। हम अखबारों में और टीवी में न्यूज में देखते हैं कि वनों में भयंकर आग लग जाती है, जिससे वन तो समाप्त होते ही हैं
वन में रहने वाले जो वन्य जीव हैं वो भी समाप्त होते हैं और आग इतनी भयंकर होती है कि वो मानव बस्ती तक भी जंगल की आग पहुंच जाती है। तो इन जो जंगलों में इस तरह से जो आग लग रही है उस पर नियंत्रण या काबू पाना चाहिए। कृषि एवं आवासों हेतु वनों के विनाश पर रोक। कृषि और आवासों हेतु यानी जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक जो कृषि कार्य होते हैं वहां पर वन नहीं मिलते हैं, क्योंकि कृषि के लिए वनों को काट दिया जाता है। तो कृषि के लिए वनों का ना काटा जाए और ना ही मनुष्य आवास के लिए वनों को काटा नहीं जाना चाहिए। अगर काटा जा भी रहा है तो कुछ वैज्ञानिक तरीके से सारे कार्य होने चाहिए। जो वन कट रहे हैं उनको वापस से हमें लगाना चाहिए और उन वनों का विकास भी करना चाहिए। फिर है अनुपयुक्त भूमि पर शने शने वनों का विस्तार। जो भूमि है जो उपयोग में नहीं आ रही है या फिर जो बंजर भूमि है उनका उपयोग, जो बंजर भूमि है वहां पर वनों का विकास धीरे धीरे करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है झूमिंग कृषि प्रणाली एवं वनों की कटाई पर रोक। जो आदिवासी जो झूमिंग कृषि करते हैं यानी वनों को काट देते हैं, वनों को जला देते हैं, इस तरह की कृषि है उसे रोका जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए जिससे वनों का विनाश ना हो। फिर है बांधों से वनों के जलमग्न होने से बचाव। जो बांध होते हैं उनकी वजह से जो वन है वो जलमग्न हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है वन रक्षण के समुचित उपाय। ये वन रक्षण के लिए समुचित उपाय होने चाहिए और इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो केवल स्पीच दे दी जाए कि वनों को बचाना जाए या फिर कागज में ही कार्रवाई हो वनों को बचाने की। इसमें कठोरता से और वास्तव में इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वनों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास। जो वन है इनका जो विकास है पर्यटन स्थलों के रूप में होना चाहिए। अगर पर्यटन स्थलों के रूप में वनों का विकास किया जाता है तो इससे आर्थिक लाभ भी होता है। तो आर्थिक लाभ जब वनों से हमें होने लगेगा तो वनों को कोई भी काटेगा नहीं। पुनः वन लगाना अर्थात वृक्षारोपण। वृक्षारोपण तो देखो अखबार में वृक्षारोपण का आता है कि इस संस्था ने या इन व्यक्तियों ने इतने पौधे लगाए हैं, लेकिन वृक्षारोपण करने से ही कुछ नहीं होगा। जो पौधे हैं जो हम वृक्षारोपण करते हैं उनका संरक्षण भी जरूरत है, मतलब उनका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। जब तक कि एक पौधा पेड़ ना बन जाए तब तक उसका पूर्ण रूप से उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है वन नीति एवं कानूनों को लागू करना। जो वन नीति है, जो राजस्थान ने अपनी वन नीति बनाई है 17 फरवरी 2010 को, इसको कठोरता से लागू करना जरूरी है। और इस जो कानून है उनको भी देखो समान रूप से लागू करना जरूरी है। तो इन सभी जो कार्य है ये जब होंगे तभी वनों का विनाश है वो रुक पाएगा और मानव सभ्यता एक स्वस्थ जीवन मिल पाएगा मानव सभ्यता को। देखो उसके बाद अनेक कार्यक्रम हैं जो राजस्थान में चलाए गए हैं वनों के संरक्षण के लिए। उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम है कि अरावली वृक्षारोपण परियोजना। अरावली वृक्षारोपण जो परियोजना है ये जापान के सहयोग से चलाई गई थी। अरावली वृक्षारोपण परियोजना ये एक प्रोग्राम चला था भारत में। देखो जापान की सहायता से चला था प्रोग्राम और 1993 में शुरू हुआ था।
ठीक है। 1993 में ये प्रोग्राम है, जापान की सहायता से चला था। जापान इसमें आर्थिक सहायता राजस्थान को देता था। अब इसमें देखो अरावली वृक्षारोपण है, यानी जो अरावली का जो क्षेत्र है, देखो खनिजों के दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है और वनों के दृष्टि से भी एक संपन्न क्षेत्र है अरावली। लेकिन अरावली में देखो विविध प्रकार के जो वन है वो पाए जाते हैं। मनुष्य अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए इन वनों का विनाश करता है। जब मनुष्य खनन कार्य करता है अरावली क्षेत्र में, तो भी वो उससे भी वनों का विनाश होता है। तो जो वनों का विनाश हो गया है, वहां वापस वृक्षारोपण करके जो अरावली क्षेत्र है उसको वापस हरा भरा करने का कार्य है, ये जापान की सहायता से किया गया था 1993 में। ये देखो 92 है यहाँ, ठीक है। 1992 में ये कार्यक्रम है वो शुरू हुआ था। तो इसमें देखो 10 जिले हैं, 10 जिलों को शामिल किया गया था। राजस्थान के देखो 10 जिले इसमें शामिल किए गए थे। जिलों के नाम हैं जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर, उदयपुर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। इन 10 जिलों में जो अरावली के जो जिले थे, पहाड़ी जिले, यहाँ ये जापान द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था। और यह कार्यक्रम से उत्साहित होकर, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये सफल रहा था, इससे उत्साहित होकर इसे 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1997-98 और 1998-99, ठीक है। तो 2 वर्ष बढ़ाया गया। जो इसकी निर्धारित अवधि थी उससे 2 वर्ष इस कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि इसके जो परिणाम है वो उत्साहित परिणाम इससे आए थे, यानी बहुत सफलता यहाँ मिली थी ये अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अंतर्गत। देखो नेक्स्ट परियोजना है राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना। देखो ये जो परियोजना है ये भी जापान की सहायता से शुरू की गई थी। जापान की सहायता से ये 1 अप्रैल 2003 से प्रारंभ 3 से शुरू की गई थी। इसके 2 चरण थे, ठीक है। 2 चरणों में ये शुरू की गई थी ये परियोजना, और 18 जिलों में शुरू की गई थी। 18 जिले, ठीक है। राजस्थान के 18 जिलों में यह परियोजना शुरू की गई थी। राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना, ठीक है। जापान की सहायता से 1 अप्रैल 2003 को शुरू की गई थी और 2 चरणों में ये कंप्लीट हुई थी, और राजस्थान के 18 जिलों में ये परियोजना शुरू की गई थी। इसमें देखो प्रथम चरण, में इसमें 5 वर्षों में राजस्थान के 18 जिले, 5 वर्षों में राजस्थान के 18 जिले और इंदिरा गांधी जो नहरी क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र का लगभग 1.24 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा और जैव विविधता विकसित यहाँ की गई थी।
तो 18 जिले और 1.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा और जैव विविधता यहाँ विकसित की गई थी। और इसका प्रथम चरण है, ये 2008 में पूर्ण हो गया था। 2008 में ये प्रथम चरण पूर्ण हो गया था। फिर देखो शुरू हुआ इसका द्वितीय चरण। ठीक है, द्वितीय चरण में देखो इसमें 10 मरुस्थलीय जिले थे इसमें शामिल। अब वो 10 मरुस्थलीय जिले हैं सीकर, झुंझुनू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर और बीकानेर। ये 10 मरुस्थलीय जिले थे इसमें शामिल। और उसके बाद 5 गैर मरुस्थलीय जिले थे। तो वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और उदयपुर। उसके बाद 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र भी इसमें शामिल थे, जैसे कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, फुलवाड़ी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, जयसंबंध वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य और केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये सारे क्षेत्र इसमें द्वितीय चरण में शामिल थे। और इसके आसपास 2 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में स्थित कुल 650 गांवों में 2011-12 से जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा ये कार्यक्रम है द्वितीय चरण का, ये शुरू किया गया। और इस परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता और भूजल संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे। और इस परियोजना की क्रियान्वयन हेतु जो सेकेंड जो चरण था, ये जो परियोजना थी, ये मतलब सही तरीके से पूर्ण हो सके, तो इसके लिए एक सोसाइटी बनाई गई थी। देखो सोसाइटी का नाम है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसाइटी। 8 मार्च 2011 को ये सोसाइटी बनाई गई थी, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसाइटी 8 मार्च 2011 को बनाई गई थी। तो इसके अलावा देखो और भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे मरुस्थल का प्रसार रोकना, देखो मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, यानी जो मरुस्थल है इसके प्रसार को रोकना, वृक्ष लगाकर जो मरुस्थल है इसके प्रसार को रोकना। अब ये जो योजना है ये 1978 में शुरू हुई थी, 1978 में शुरू हुई थी ये परियोजना। और इसमें 50% धन केंद्र से प्राप्त कर, यानी इसमें जो 50% जो धन है वो केंद्र सरकार, ठीक है, और 50% धन राज्य सरकार, राज्य सरकार देती थी। 50% जो केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार के द्वारा ये पोषित एक परियोजना थी। उसके बाद नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो नहर है उसके दोनों किनारों पे वृक्ष लगाने का कार्यक्रम चलाया गया था, ताकि जो नहरी क्षेत्र है, नहर जो बनाई गई है, जो वनों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कर सकें। और उसके बाद मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम है, ये भी हो गया, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना कार्यक्रम है, ये भी हो गया। उसके बाद है वानिकी विकास परियोजना। देखो राज्य के गैर मरुस्थलीय 15 जिलों में
जहाँ मरुस्थल नहीं है उन जिलों में यह परियोजना चलाई गई थी, वानिकी विकास परियोजना। तो ये 1995 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक, यह कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे मरुस्थल का विस्तार को रोकना और वनों का संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण। ये योजनाएं हैं, ये राजस्थान में शुरू की गई और वर्तमान में तो देखो 33% जो भाग है वहां वन है होने चाहिए। ठीक है, जो वन नीति है राजस्थान की, वो 2010 में ही बनी है और जो वन नीति थी देखो 1988, वन नीति 1988 के अनुसार 33% भाग पर वन है वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये राजस्थान की वन संपदा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।